हेलो स्टूडेंट, तो कैसे भी आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देखो, ये मॉक 45 में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई देखो, मैंने मॉक 13 दिया था जिसका मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और उसी की तरीके से मैं मॉक 45 लेकर आया हूँ। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि डायरेक्ट 45 क्यों, क्योंकि जो 45 है वो अभी हुआ है, लेटेस्ट में है और उसके सॉल्यूशन की आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके मॉक जो सोल्व कर रहा है करियर ऐप से और उसके जो मैथ के जो सॉल्यूशंस है, अगर वो चाहता है कि मैं 20 भी करवाऊं, तो वो कमेंट कर दे कि 20 भी मुझे करना है और 30 भी मुझे करना है। वो मैं करूंगा सभी के सभी, लेकिन जिस मॉक की जितनी ज्यादा कमेंट होंगी उसको मैं सबसे पहले निपटाता चलूंगा। और ये जो करंट में अभी जो चल रहे हैं डे बाय डे, इनको मैं डे बाय डे यहाँ से लेकर चलूंगा। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए मॉक को लेकर चलेंगे और बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा, बिल्कुल मतलब इस लेवल तक लेकर चलूंगा कि अगर कोई नया बच्चा भी इस मॉक को देख रहा है तो अगर उसने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है इन चैप्टर के बारे में तो भी वो इन क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए देखो भाई, पहले क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जिसके अंदर दो संख्याएं आपको दी गई है भाई, 960 और दूसरी संख्या है 1020। ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। आपके पास ऑप्शंस है, तो देखो जब भी आपके पास ऑप्शंस हो ऐसे क्वेश्चन में कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से चूज करना है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि मैं इसका निकालता चला जाऊं, निकालते 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 मुझे समय लगे। दूसरा तरीका ये है, बेसिक तरीका तो आप सभी को पता होगा ना। बेसिक तरीका मैं एक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर कि भाई 960 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, उसके बाद जो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को मैं यहाँ पर रखूंगा और 960 को मैं इधर रख दूंगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसी के द्वारा हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर ऑप्शन देखूंगा और ऑप्शन में ये देखूंगा कि भाई इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड जो करेगा वही इनका एचसीएफ होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, बिकॉज वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जैसे हम पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं हाईएस्ट पता करना है तो पहले शुरुआत करेंगे भाई 120 से। 120 के से देखो इसको डिवाइड करके देखो, ये तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बड़ी संख्या देख लेते हैं, 80 देख लेते हैं। अब 80 में से देखो भाई 80 से ये तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, यानी कि 80 भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं हो सकता है। अब थर्ड देखते हैं भाई 60 से, तो 60 से देखो भाई ये नंबर भी एग्जैक्ट डिविजिबल है, ये नंबर भी एग्जैक्ट डिविजिबल है, यानी कि 60 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में इसी तरीके से वहां पर करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि 23। अब देखो मैं 23 को कॉमन रख लेता हूं, आपके क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सामने है जिस तरीके से क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है, और इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी है, आप दोनों आइडेंटिटीज को याद रखो और दोनों आइडेंटिटीज को लिख लो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर होता है हमेशा हमेशा 1 के। ठीक है, ये बराबर होते हैं हमेशा 1 के। तो यहाँ से अगर मैं 23 को कॉमन ले लेता हूं तो इसका जो आंसर बनेगा, वो रिजल्ट बनेगा, वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। और 23 into 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 23 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो जो आइडेंटिटीज मैं साथ साथ बताऊं उनको साथ के साथ लिख लो, क्योंकि ये ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो कि काफी बार रिपीट हो जाती है और रिपीट होने के बाद आपको एट द टाइम पर वो चीजें याद होनी चाहिए, और याद ये तभी रहेंगी आपको जब आप उनका रिवीजन डिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एक शहर की पॉपुलेशन है जो कि अभी पॉपुलेशन कितनी बताई है, 125,000। ठीक है, पॉपुलेशन इतनी है, कह रहा है कि पॉपुलेशन में जो उनकी जो जन्म दर है, ठीक है, बर्थ जो है वो 12.7% की दर से बढ़ती है। ठीक है, जो इसकी बर्थ रेट है वो बेसिकली 12.7 रेट से बढ़ती है, लेकिन इसकी जो डेथ रेट है वो माइनस होती है कितनी दर से, 2.7 से। ठीक है,
अगर ये माइनस हो रही है, ये प्लस हो रही है, यानी कि इतनी रेट एक तरीके से बढ़ रही है और इतनी रेट एक तरीके से कम हो रही है, तो इनका हम गैप ले लेते हैं। यानी कि बेसिकली जो है पॉपुलेशन पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बेसिकली 10% का पड़ रहा है। और 10% क्या हो रही है भाई, यहाँ पर देखो इंक्रीज वाली वैल्यू ज्यादा है, तो यानी कि 10% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि अब पॉपुलेशन क्या हो रही है, 10 से बढ़कर 11 हो रही है। ठीक है, 3 साल के बाद अगर आपसे पूछा है तो इसकी क्यूब हो जाएगी, इसकी भी क्यूब हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा आपका 1000, यहाँ आ जाएगा 3100, सॉरी 1331। ठीक है, अब ये 1000 की जो वैल्यू है आपको कितनी दी गई है भाई, आपको 125,000। ठीक है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बेसिकली 125। अब 125 से आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 125 से आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बता देता हूं। यहाँ पर इसको तोड़ के मल्टीप्लाई करना है, कैसे, 100 प्लस 25। 100 प्लस 25 का मतलब ये है कि 133120। ठीक है, 100 से करेंगे तो 20। अब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। ठीक है, फिर 25 3 जा 75, 75 और 2 77 हो जाएगा। 25 3 जा 75 हो जाएगा, और 75 में 7 प्लस करेंगे तो 82 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 82, सॉरी 8। ठीक है, अब 25 है 1 जा 25 और 8 प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 33, ये आ जाएगा 573661। ठीक है, तो ये जो रेट है, ये जो पॉपुलेशन है, ये बेसिकली कितनी हो गई है भाई, 1,25,000 से बढ़कर 1,66,365 हो गई है। तो अब आपसे वृद्धि पूछी है कि कितनी वृद्धि इसके अंदर हुई है, तो 1,25,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 1,25,000 अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर बनेगा कितना, 5। ठीक है, इधर लिख देता हूं 5 7 3 1 और 4, ये बनेगा एग्जैक्ट आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो बेसिकली बराबर है एक स्क्वायर के पेरीमीटर के। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, ठीक है, यहां पर इसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा भाई, इसका पेरीमीटर होता है, पीआर लिख देता हूं सीधा, ये होता है 2l + b। ठीक है, और यहां पर दिया गया है कि इसका जो पेरीमीटर है ये एक स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है, चारों साइडें बराबर होती है a, यानी कि 4a के बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब आपसे कहता है कि यदि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो बेसिकली कितनी है, 10 है, और ब्रेथ कितनी है, 8 है, तो ये 18 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहां से 4 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली कितना होगा, 9। इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका जो एरिया होगा, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हुए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक ट्रायंगल है जिसके 2 एंगल दिए गए हैं। ठीक है, 2 एंगल जो है वो आपस में बराबर हैं, और तीसरे एंगल का जो माप है वो बेसिकली कितना है, 70 है। अब देखो 5 क्वेश्चन में भाई एक ट्रायंगल है यहाँ पर, इसके 2 एंगल और तीसरे एंगल का जो माप है वो 70 डिग्री है। कहता है ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो ये 180 - 70 होगा, तो ये कितना बचेगा, 110 बचेगा। अब 110 को बराबर बराबर 2 भागों में बांटेंगे तो दोनों जो एंगल होंगे वो बेसिकली कितने कितने डिग्री के होंगे भाई, 55 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 6 क्वेश्चन में। देखो भाई 6 क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि ए, बी और सी इनका जो सैलरी है वो है 2 3 और 4 रेशियो में, 2 3 और 4 रेशियो में। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, अब कहता है इसकी जो सैलरी है इसके अंदर 30% की वृद्धि हुई। ठीक है, बी वाले के अंदर 20% की और सी वाले के अंदर 10% की।
इसके अंदर 30% की वृद्धि हुई, ठीक है, इसके अंदर 20% की वृद्धि हुई और इसके अंदर 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। अगर 10% की वृद्धि हुई है तो ये कितना हो जाएगा 4.4। अगर 20% की वृद्धि हुई है तो इसका 20% होता है 0.6, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.6 हो जाएगी। इसके अंदर 30% की वृद्धि हुई है तो ये कितना हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। इनका रेशियो आपसे पूछा है तो रेशियो यानी कि पॉइंट हटा देंगे, सब में कॉमन है, तो ये आ जाएगा 22, यहां से आ जाएगा 18 और यहां से आ जाएगा कितना 13, तो 13, 18, 22 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई 17 क्वेश्चन में, सॉरी 7 क्वेश्चन में। देखो 7 क्वेश्चन में कहता है कि 18,000 रुपए की मार्केट प्राइस पर एक कंप्यूटर को 15,840 रुपए में सेल कर दिया गया, ठीक है। तो इसका जो डिस्काउंट है वो बेसिकली कितना है, तो डिस्काउंट देखो भाई 2,160 रुपए का डिस्काउंट मिला कितने पर, 18,000 रुपए की वस्तु पर, ठीक है। तो प्रतिशत निकालेंगे, 20 से 20 ये कैंसिल, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, यानी कि 12% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 8 क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के अंदर बताना है कि वर्ष जो है 2019 में कंपनी में बी में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या, तो बी में जो कर्मचारी की संख्या है बेसिकली 2019 में वो कितनी है भाई 18 है, ठीक है 18 है। और कहता है कंपनी सी में 2021 में भर्ती किए गए जो कर्मचारियों की संख्या है वो बेसिकली कितनी है 17 है, ठीक है। तो ये 18 जो है ये 17 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यही निकालना है। 18 जो है इस 17 का कितना प्रतिशत है। अब देखो क्या इसे कैलकुलेशन करने की जरूरत है, हमें पता है कि भाई अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 प्लस से ज्यादा आएगा, ठीक है। और 100 प्लस से कितना ज्यादा आएगा भाई, यहाँ पर 1 बचेगा यानी कि 100 हो जाएगा, तो 17 पंजे 85 यानी कि 5 ज्यादा आएगा, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो 105 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो कैलकुलेट करके देख लेना, 105 पॉइंट समथिंग इसका क्या बनेगा आंसर बन जाएगा, ठीक है, इतने प्रतिशत आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हुए 9 क्वेश्चन में देखो भाई यहाँ पर दिया गया है, देखो ऐसा जो ये 9 क्वेश्चन है ये काफी बार आपके एग्जाम में आ जाता है और बच्चे इसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो इसको किस तरीके से सोल्व करना है एग्जैक्ट इसका तरीका नहीं जान पाते। भाई 9 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहता है कि 550 से लेकर 700 तक इनके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 12, 16 और 24 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बचे भाई 5 रिमाइंडर बचे, ठीक है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 5 रिमाइंडर कब बचेगा, ठीक है, जब वो संख्या 12 से डिविजिबल होगी और 12 के डिविजिबल से 5 ज्यादा होगी तभी तो 5 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 16 से भी डिविजिबल होगी लेकिन 16 के डिविजिबल से 5 ज्यादा होगी, और इसी तरीके से 24 से भी डिविजिबल होगी लेकिन 24 के डिविजिबल से 5 ज्यादा होगी। अगर ये 5 ज्यादा है तो इस 5 ज्यादा को 1 सेकंड के लिए छोड़ दो। यहाँ पर देखो कि हमें वो पहले संख्या देख लेते हैं कि वो संख्या बेसिकली क्या बनेगी, तो इनका एलसीएम बनेगी वो संख्या। अगर हमें सिर्फ यही पता लगाना होता कि ऐसी संख्या बताओ जो कि 12, 16 और 24 से ही डिविजिबल हो, तो हम क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं और इनका एलसीएम कितना आएगा 48। अब 48 से यहाँ पर हम डिवाइड करके देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है इसके आसपास जो कि 48 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो यहाँ पर जाओगे तो 48 वजह 48, ठीक है, यहाँ 7 बचेगा और हमें पता है कि 48 टू जो होता है 96, तो यहाँ पर 96 आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर संख्या रखनी पड़ेगी 576, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी कि भाई मैं 48 से इसको डिवाइड करूंगा तो 48 यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 20। यानी कि ऐसी यहाँ इसके आसपास
अगर ये 220 ना होता, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर होता जो इससे एग्जैक्ट डिविजिबल होता, तो ये होना चाहिए था, देखो 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40, यानी कि 240 होना चाहिए था। यानी कि ज्यादा वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, हमें या तो ये वैल्यू चाहिए या फिर इसके आसपास की कोई वैल्यू चाहिए, तो हम जाते हैं 4 पर। ठीक है, 4 पर जाएंगे तो भाई देखो यहाँ पर 8 चौक 32 यानी कि 2 और 3, और 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, सॉरी, तो हाँ 192। भाई यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो भाई 1 और कितने पर, 4 पर, 14 पर जाना पड़ेगा। फिर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 8 112 यानी कि 2 और 11 यहाँ पर, 14 जो कि 56 और 11 कितना होता है, 56 और 11 हो जाएगा 7 और 6, यानी कि 672 ऐसी वैल्यू होगी जो कि इस वैल्यू से एग्जैक्ट डिविजिबल होगी। अब हमें दो वैल्यू तो मिल गई भाई 672। अब देखो इनके बीच में कितना अंतर है भाई, भाई ये 576 है और ये 72 है। अगर इनके बीच का अंतर 96 होता तो यानी कि इसके बीच में दो संख्याएं होती, भाई इसके मल्टीपल की जितनी संख्या यहाँ पर पॉसिबल होती उतना ही तो यहाँ पर संख्या अवेलेबल होती। अब देखो यहाँ पर यानी कि इसका मतलब है कि एक ही संख्या यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब संख्या देख लेते हैं भाई, या तो 48 इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, या फिर इसमें प्लस कर दो। प्लस करोगे तो कितना आएगा भाई, 8 और 6 14, सॉरी इसका जो अंतर मिल रहा है वो बेसिकली कितना मिल रहा है, 104 मिल रहा है। ठीक है, 104 मिल रहा है, तो यानी कि 48 दूनी 96, यानी कि दो संख्या यहाँ पर है। ठीक है, अब वो दो संख्या क्या है भाई, या तो जोड़ के निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। भाई 48 एक 8 6 14 का 4 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 का हासिल 1, और 624 हो जाएगी एक संख्या। एक संख्या और हो जाएगी इसके अलावा, भाई 48 अगर इसमें जोड़ोगे तो 8 और 4 12 का 1, 14 6 और 1 7, नहीं भाई तीन ही संख्या पॉसिबल है। ठीक है, तीन ही संख्या ऐसी पॉसिबल है जो कि इसके अंदर यहां से 550 से लेकर 700 के नंबर तक तीन ही संख्या ऐसी हैं जो कि 48 से डिविजिबल है। लेकिन हमें 48 से डिविजिबल नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी कि ऐसी संख्या जिनका रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 5 आए। तो हम इसके अंदर 5 5 ऐड कर सकते हैं, यानी कि टोटल हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा 8 और 2 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 का आ जाएगा एक, ठीक 7 और एक आ जाएगा यहाँ पर 7 और 6 13 और 5 18, यह हो जाएगा 1875। और प्लस कितना करना है, 15 प्लस करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7887। यानी कि वो संख्याएं जो कि 550 और 700 के बीच में है, और ऐसी संख्याएं जो कि 48 से डिविजिबल होने के बाद उसके अंदर क्या है, 5 से रिमाइंडर बचता है। 48 से डिविजिबल का मतलब है कि वही संख्या 12 से भी डिविजिबल, 16 से भी डिविजिबल और 24 से भी डिविजिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में भाई देखो यहाँ पर 6 टोकरियां दी गई है। ठीक है, और 6 टोकरियां भाई हरी लाल नीली काली पीली सफेद है। एवरेज से क्वेश्चन है, ये कहता है कि प्रत्येक टोकरी में जो कुल छल्ले हैं वो सभी टोकरियों में छल्लों की जो एवरेज है वो बेसिकली 38 है। अब देखो यहाँ पर 6 टोकरियां, ठीक है 3 और 3 6, 6 टोकरियां हैं, इन सभी के अंदर कितने कितने हैं भाई, 38 38 है। ठीक है, 38 38 यहाँ पर छल्ले हैं। ठीक, अब कहता है कि नीली वाली जो टोकरी है उसको हटा दिया जाता है, तो शेष टोकरियों का जो एवरेज है, छल्लों का जो एवरेज है वो बेसिकली कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। तो कहता है जो ब्लू वाली जो टोकरी लेकर गया है उस ब्लू टोकरी के अंदर कितने छल्ले अवेलेबल है। ठीक है, अब एक बात बताओ यहाँ पर, भाई बेसिक मेथड से सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। बेसिक मेथड तो क्या है कि आप 38 से इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 6 को मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ से 34 से 5 को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को आपस में माइनस कर दो। ठीक है, तब भी आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर देखो कितनी टोकरियां हैं भाई, 6 टोकरियां हैं, इन 6 में से एक जा रही है, एक जा रही है, तो अब कितनी टोकरी बच रही है, 5 टोकरी बच रही है।
यानी कि 5 टोकरी बचेगी। हर टोकरी में से कितने कितने छल्ले जा रहे हैं भाई? 38 होने चाहिए थे, लेकिन हो रहे हैं कितने? 34 हो रहे हैं, यानी कि 4-4 छल्ले इनमें से जा रहे हैं। यानी कि कितने छल्ले चले गए भाई? 20 छल्ले चले गए। ठीक है, ये 20 छल्ले तो चले गए। अब 20 छल्ले का मतलब कि क्या है कि ये सभी से 4-4 छल्लों को ले गया और अपने छल्ले भी ले गया। अपने छल्ले जो कि इसके पास कितने थे? 38 छल्ले थे। 38 को इसके अंदर ऐड कर दो, बस यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 58। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लॉन्ग मेथड की तरफ नहीं भागना है, आपको जाना है उस तरफ जिस तरीके से आपको जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसानी से मिल जाए, ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, अगर समझ पाए तो आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 11 क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि इंग्लिश और भोजपुरी लैंग्वेज, इंग्लिश और भोजपुरी लैंग्वेज जिसमें 10 और 15 यानी कि 25, ठीक है, बोलने वाले छात्रों का जो रेशियो है, तमिल से हमें बताना है। तो तमिल में कितना है? बेसिकली 5 है। तो 25 और 5 का रेशियो बताना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 5 और 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखेंगे। 12 क्वेश्चन में देखो भाई यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिख दिया है। ठीक है, देखो एक तरफ a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है। अगर हमें इस वैल्यू को मर्ज कर दूं मैं इस वैल्यू को, तो ये कैसी वैल्यू बन जाएगी? ये बन जाएगी भाई 16y² माइनस 9/4। और इधर आपको एक वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू है 16y² माइनस k। यही है, आपको k की वैल्यू बतानी है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/4। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ था? इधर लिखा हुआ था एक ही वैल्यू दो बार, यानी कि a प्लस b लिखा हुआ था एक तरफ और a माइनस b लिखा हुआ था। और इन दोनों को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो हमें मिलता है a² माइनस b²। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 13 क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया गया है 1995 के कारखाने से। कहते हैं भाई एक पाई चार्ट दिया गया है जो कि 1995 के कारखाने से है। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी कि 8 लोग इसमें बेसिकली काम कर रहे हैं। अब इन्हीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1996 में बी में जो श्रमिकों की संख्या है उसमें 10% की वृद्धि हुई है। यानी कि श्रमिकों की संख्या पहले कितनी है? 15% है। अब इस 15% में 10% की और वृद्धि हो गई, यानी कि इसका 10%, इसका 10% कितना होता है? 1.5 यूनिट होता है। यानी कि इतने की इसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो अब कितनी हो गई? ये 16.5 हो गई। ठीक है, ये किसमें है भाई? बी श्रमिकों की है, यानी कि 1996 में बी के श्रमिक है भाई। ठीक है, अब आगे आपसे कहता है कि श्रेणी डी में श्रमिकों की संख्या में 5% की कमी होगी। तो डी में अभी कितने हैं? डी में अगर हम देखेंगे तो 25% है भाई। डी में अभी 25% है। ये यहाँ पर बी लिख देता हूँ, यहाँ पर डी लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें 25% है। कहता है इसमें 5% की कमी होगी। इसका 5% कितना होता है? 1.25 होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 25% को आप यूनिट मान लो। अब इसी का अगर आप 5% निकालने जा रहे हो तो कितना हो जाएगा? 1.25, यही होगा। अब 1.25 की अगर आप इसमें कमी करोगे तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? आपका आंसर कितना बनेगा भाई? 23.75। ठीक है, अब आगे आपसे क्या पूछता है कि 1996 में बी और डी में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि श्रमिकों की जो कुल संख्या है वो बेसिकली कितनी आएगी? यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि 40.25% है। ठीक है, अब आपसे कहता है कि 1995 में जो बी श्रमिकों की जो संख्या है वो बेसिकली 1500, यानी कि बी के जो 15% है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? 1500 श्रमिकों को, 1500 लेबर को। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर इतने
ये बी और डी के जो श्रमिक है इनकी संख्या आपसे पूछी है, 100 से मल्टीप्लाई करा देना तो आपका आंसर आ जाएगा 4025 या 4025 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14 क्वेश्चन भी देखो भाई, 14 क्वेश्चन में कहता है कि एक खोखले गोले की जो रेडियस है वो बेसिकली 21 है। ठीक है, कितना है क्वेश्चन 14। एक खोखला एक गोला है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है बेसिकली वो कितनी है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे आपसे कहता है कि इसके केंद्र से गुजरने वाले एक तल ने इसको दो भागों में बांट दिया है। अगर एक तल इसको दो भागों में बांटता है तो ये बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यानी कि एक तो ये भाग हो जाएगा, एक ये भाग हो जाएगा यहां से। ठीक है, एक तल ने इसे काट दिया है जिसकी वजह से ये दो भागों में बट गया है। ठीक है, ये दोनों बराबर भाग है, छोटा बड़ा मत देखना। ठीक है, दोनों बराबर बराबर भागों में बट गया है। ठीक है, अब आपसे कहता है कि गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 75% कितना होगा, यानी कि एक का भाई इसका 75%। भाई इसकी रेडियस कितनी है 21। ठीक है, तो 21 है तो हम आगे देख लेते हैं खोखले गोले की रेडियस का। ठीक है, भाई इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इसका जो CSA होता है वो बेसिकली कितना होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर बच्चे सोचेंगे कि ये जो खोखला है इसमें नीचे की तरफ भी तो ये गोला है, लेकिन ये नीचे वाला गोला जो है ये बंद नहीं है। अभी अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि ये जो गोला है ये खोखला है। खोखला है तो इसका मतलब ये है कि यहां से तल से कटने के बाद ये कंप्लीटली खाली गोला है। ठीक है, तो इसके पाई आर स्क्वायर को हम ऐड नहीं करेंगे, इसीलिए इसका जो CSA बना है वो कितना बना है 2 पाई आर स्क्वायर बना। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है भाई 21 इंटू 21, 7 से कैंसिल करेंगे 3, ये आ जाएगा 63 और 63 दूनी कितना आ जाएगा भाई आपका 2 3 6 और 2 6 12 126, 126 गुना 22 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब 126 गुना 22 को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 63 और 112 126। ठीक है, देखो 22 सिक्के कितना होता भाई 132 होता है। ठीक है, 2 6 12 और 2 6 12 132 होता है, तो 132 का 2 80 13 और 22 दूनी 44, 44 और 13 57, 57 का 7 हासिल 5 और 22 एकम 22 और 5 27, 2772 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सॉरी 2772, 21 दूनी 21 या 63 और 63 दूनी होता है आपका 2 3 6 और 2 6 12। ठीक है, और इसको अगर हम 22 से करेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि निकटतम पूर्णांक, निकटतम आपसे पूछा है तो निकटतम हो जाएगा आपका 2080 आंसर। ठीक है, क्योंकि ये निकट किसके हैं 2080 के हैं। नहीं, एक सेकंड में कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हुई है, एक बार दोबारा कर देता हूँ भाई। यहाँ पर 22 से इसको करेंगे तो 22 से क्या होता है 2 6 12 120 और 132, यानी कि 132 का 2 हासिल 13, 22 दूनी 44, 44 और 13 होता है 57, 57 का 7 हासिल 5, सही जा रहा है 22 और 5 27, गलती कहाँ हो रही है 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक सेकंड भाई 120 और 20 से करके देख लेते हैं। 20 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। ठीक है, 252 जीरो हो जाएगा, फिर 2 से कर देंगे तो 252 हो जाएगा। ठीक है, गलती हो रही होगी कहीं ना कहीं 772, ठीक तो आ रहा है हमारा 2770, 2772 आ रहा है इसका आंसर। नहीं भाई कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है,
2 पाई r स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 22 या 66, 66 दूनी कितना हो जाए, 2 6 12, 2 1 2 6 12 और 1 13, 132, 132 गुना 21 कितना होगा, 21 दूनी 42, 2 और 4 21 या 63 और 4 67, 6 21 से कम 21 और 6 27। कैलकुलेशन तो ठीक है भाई, एक सेकंड वेट, कहीं कुछ और ना लिखा हो इसमें, सॉरी सॉरी भाई, इसके आपको 75% निकालना है, तो 75% ठीक है, कैलकुलेशन एकदम भाई 75% आपको निकालना है, तो 2772 का 75% यानी कि 3/4 आपको निकालना है। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 6 24 आएगा, 3 यहाँ पर जाएगा, 4 9 36 होगा, 1 यहाँ पर जाएगा, 4 3 12 होगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 3 9, 3 3 27 7 2 और 3 6 18 और 2 20। ये आ जाएगा आपका आंसर। मैंने आपको बताया कि 2000 देखो 2079 के आसपास है, ठीक है, तो ये इसके निकटतम हमें आंसर लगाना है, तो कितना आंसर लगाएंगे भाई, 2080, ठीक है, तो 2080 हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन में हमने 75% को ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उसके लिए माफी। 15 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 15 क्वेश्चन में बड़े ध्यान से समझना भाई, 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही केसेस में यानी कि बहुत मॉक टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, और ना सिर्फ मॉक टेस्ट में, ये रियलिटी में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहता है कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 कैंडिडेट शामिल हुए, भाई एक इलेक्शन होता है, यहाँ पर 2 कैंडिडेट यहाँ पर शामिल होते हैं, कहते 65% जो मतदाता है उन्होंने वोट डाला है, यानी कि इलेक्शन जो हुआ उसमें 100% वोट डालने चाहिए थे, भाई लोगों ने तो 100% वोटों ने अपना पंजीकरण करवाया होगा, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 65% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट को डाला है, ठीक है। अब आगे कहता है कि इनमें से 3% जो वोट है वो घट गए हैं, यानी कि अवैध हो गए हैं, डिक्लेयर उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जो 65% जो वोट गिरे हैं उन्हीं को तो रिजेक्ट करेंगे, तो यानी कि इसी का 3% जो है वो रिजेक्ट हो गया है। और 3% यानी कि भाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा 195 आएगा, 195 का मतलब है 1.95, यानी कि ये आ जाएगा 63.05। यानी कि अब जो आपके बैलेंस जो आपके कैंडिडेट हैं जिन्होंने वोट डाला है और जिनका वोट जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, ऐसे लोगों की जो संख्या है वो कितनी है भाई, 63.05%, ठीक है। अब कहता है कि एक उम्मीदवार है जिसको कितने वोट मिले हैं, 81,965 वोट मिले हैं, जो कि कुल वैध मतों का 65% है, यानी कि इनका 65% है भाई, यही तो वैलिड वेट, ये वैलिड वोट जो है वो बेसिकली यही तो है, ठीक है भाई। 100% ने पंजीकरण करवाया, उसमें से 65% ने वोट डाला, उसमें से 3% जो है वो रिजेक्ट हो गए, और रिजेक्ट होने के बाद जो वोट आपके बचते हैं वो आपके वैलिड वोट होते हैं, ठीक है। अब आपके वैलिड वोट ये हैं, इनका इन वोट का 65% जो वोट है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 81,965 को, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहां से पॉइंट से हटाएंगे तो ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। 13 से इसको कैंसिल करोगे तो 13 5 65 होगा, 13 6 78 होगा, यहां से 3 आएगा, 13 3 39 होगा, 05 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 13 3 39 होगा यहाँ पर। अब सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 5 से करोगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिशत आएगा वो बराबर कितने के आ जाएगा, 2000 के आ जाएगा। अब ये 2000 जो वैल्यू आई है, अब हमें बताना है कि इस चुनाव में जो नामांकित जो कुल मत हैं जो, ठीक है, वो बेसिकली कितने हुए थे, तो पंजीकरण जो हुआ था वो टोटल 100% पे हुआ था, तो यानी कि इनटू 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 16 क्वेश्चन।
देखो भाई 16 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि अमित और सुमित जो है वो एक ही पॉइंट से विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मान लो यही पॉइंट है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब कहता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अमित जा रहा है इस तरफ, ठीक है, ये जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये जा रहा है भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। आपसे पूछा है कि 4 घंटे के बाद जो इनका जो डिस्टेंस होगा दोनों का वो बेसिकली कितना होगा। देखो 4 घंटे में चला जाएगा 24 किलोमीटर, और 4 घंटे में ये इधर आ जाएगा कितना 16 किलोमीटर। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो बेसिकली इन दोनों का जोड़ होगा, यानी कि 40 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ये इस पॉइंट पर आ जाएगा यहाँ पर कहीं, और ये इस पॉइंट पर आ जाएगा यहाँ पर कहीं। अब आपको पता है कि दोनों का डिस्टेंस पता करना है, यानी कि 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 किलोमीटर हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 17 क्वेश्चन में कहता है कि व्यक्ति के स्थान पर, कहता है कि व्यक्ति के स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति है, मान लो यहां से शुरू हुआ और इस डिस्टेंस तक कवर करने में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जाता है, ठीक है, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ जाता है, ठीक है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो आ जाता है, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और बी पॉइंट से वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है। तो इसकी एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होगी। तो एवरेज स्पीड देखो भाई, हमें अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। मैं इस डिस्टेंस को इनका एलसीएम मान लेता हूं, एलसीएम यानी कि इनका जो एलसीएम होगा वो 36 होगा, यानी कि मैं इस डिस्टेंस को 36 किलोमीटर मान लेता हूं। भाई 12 किलोमीटर की रफ्तार से 36 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का समय लगा, 3 घंटे का समय लगा। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। यानी कि पूरी यात्रा को करने में भाई यहां से यहां तक जाने में और वापस यहां से यहां तक आने में इसको जो टोटल टाइम लगा वो बेसिकली 5 घंटे का लगता है। इस 5 घंटे के अंदर जो ये दूरी तय करता है, ये 36 किलोमीटर जाता है और 36 ही किलोमीटर वापस आता है, तो टोटल दूरी जो हुई इसकी 72 किलोमीटर हुई, ठीक है। रटनी नहीं होती ये चीजें, डायरेक्ट आंसर निकालो कितना, 14 सही 2/5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 18 क्वेश्चन। देखो 18 क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टैटिक्स में, और जीआई ये जो ग्राफ के अंदर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, जो टेबल का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली जो डीआई के जो कंसेप्ट होते हैं वो इन्हीं पर डिपेंड होते हैं, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। भाई देखो यहाँ पर कहता है कि विभिन्न 5 व्हाट इज द एवरेज मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन बाय मोहन, यानी कि मोहन ने के जो एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं लगभग, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स हमें मोहन के निकालने हैं भाई 18 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मार्क्स है ना, पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे इनके प्रतिशत में, वहां पर पहले हमें इनके मार्क्स निकालने होंगे। यहाँ पर जो आपको 60 85 90 ये जो मार्क्स दिए हैं ये बेसिकली परसेंटेज में दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम इनके मार्क्स से निकालते हैं। जैसे मोहन के मार्क्स अगर हम पहले केमिस्ट्री में देखेंगे तो 300 में से इसके जो मार्क्स आए हैं वो बेसिकली कितने आए हैं, 70 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अगर इसके 70 मार्क्स आए हैं तो इनटू 100, भाई यहां से कैंसिल करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, सॉरी ये 300 का 70 मार्क्स है, ठीक है। 300 में से 70 नहीं आए हैं, 300 का 70%, इसके मार्क्स हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 210 नंबर, ठीक है। दूसरे मैथमेटिक्स में कहता है कि 300 का कितना प्रतिशत है भाई, 75% है, तो 75% यानी कि वही अपन में 100 से कैंसिल करेंगे, 75 दिया होता है 225, ठीक है। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड में देखते हैं फिजिक्स में 150 में से 80%, ठीक है। तो 150 का 80% यानी कि 4/5, 5 से कैंसिल करेंगे 30 यानी कि 12, 120 मार्क्स।
यहाँ पर हिंदी में देखता है तो 300 में से कितने मार्क्स भाई 65%, यानी कि 300 का 65 यानी कि 3 गुना 65 कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो कैंसिल कर ही देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 195। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो 200 का कितना 85%, तो 200 का 85% यानी कि 85/100, 100 से ये कैंसिल यानी कि कितना हो जाएगा 170 मार्क्स। अब ये टोटल मार्क्स हमें देखने हैं, टोटल मार्क्स हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 920। ठीक है, ये जो 920 मार्क्स है ये बेसिकली कितने में से आए हैं 300 300 600 और 300 900 और ये 1100 1200 यानी कि 1250 में से। ठीक है, तो 1250 में से जो मार्क्स बने हैं वो कितने बने हैं 920 बने हैं, गुना कर देंगे 100। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 25 से सॉरी 0 0 कैंसिल कर दो, 25 से 5 आ जाएगा और 25 से यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 4 दूनी 8 और 4 नीम 36 बटे 8 बटे 5, 5 से कैंसिल करोगे तो 7 पर। ठीक है, और 3 पर 0.6%, ये हो जाएंगे आपके रोहन के मार्क्स प्रतिशत। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 19 क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया है, देखो इस ग्राफ को सोल्व कैसे करेंगे भाई। यहाँ पर क्या हमें कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत है, तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ समझकर चलना है कि हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। ठीक है, देखो 19 क्वेश्चन में आपको ये जो ग्राफ दिया है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि विभिन्न शहरों में प्रतियोगी परीक्षा में शामिल और पास होने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी जो कुल संख्या है वो ग्राफ में दी गई है। आपको बताना है कि सभी शहरों में परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या और परिणाम जो वो कैंडिडेट जो कि पास हुए हैं उन कैंडिडेटों की एवरेज संख्या, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली कितना है, यानी कि वो कैंडिडेट जो कि इसमें अपीयर हुए हैं और वो कैंडिडेट जो कि इसमें क्वालिफाई किए गए हैं, इन दोनों के एवरेज में कितना डिफरेंस है। अब हमें सभी को ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे सभी को ऐड करेंगे फिर एवरेज बनाएंगे, फिर उस एवरेज से उसको कैलकुलेट करते चलेंगे, इतना समय हमारे पास नहीं होता है एग्जाम के अंदर। हमें एग्जाम में एक बात ध्यान रखनी है कि देखो एवरेज जो होगी ना वो हम यहीं से कैलकुलेट करके चलेंगे 2500 माइनस 1350, तो 2500 माइनस 1350 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1400 होगा, ये 1150 आएगा, तो पहले की जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली 1150 होगा। ठीक है, दूसरे का जो डिफरेंस होगा वो 2500 माइनस 3000 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 500 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे में जो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 600 आएगा और चौथे में जो इसका डिफरेंस होगा वो 350 आएगा। ठीक है, इनको ऐड करो, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ आएगा 5 10, ठीक है 1, यहाँ आएगा 5 2 7 और 9 7 16 6 1 यानी कि 2600। अब ये 2600 जो है वो मार्क्स हैं जो कि अपीयर और क्वालिफाइड के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसी का एवरेज आपसे पूछा है, तो एवरेज यानी कि कितने कैंडिडेट से टोटल 5 हो गए, तो 5 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 5 एक सेकेंड 1150 350, ठीक है ये 600, ठीक है 500, ठीक है, और यहां से 2500 में से सॉरी यहाँ पर 1250 आएगा भाई, नहीं 1250 नहीं, ये तो ठीक है भाई 1150 ही आना है यहाँ पर। ठीक है, एक बार ऐड और कर लेते हैं यहाँ पर 5 10 1, ठीक है 5 और 2 7 और 9 7 16, 16 का 6 1 2, ठीक है, और ये कैंडिडेट कितने 4 कैंडिडेट है भाई, 5 नहीं है 4। ठीक है, यानी कि 4 ही स्टेट है हमारे पास, तो एवरेज भी तो हम चारों से निकालेंगे, तो 4 से निकालेंगे तो 4 6 24, 4 5 20 और 0, तो यानी कि 650 आ जाएगी आपकी इनकी एवरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई 20वें क्वेश्चन में। देखो 20वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक कलाई घड़ी है जिसको उसके सीपी के बराबर के ही प्रॉफिट में उसे सेल कर दिया।
और सेल कितने में किया है, 1250 में किया है। तो इस कलाई का जो सीपी होगा वो कितना होगा, क्लॉक का सीपी। तो कितना क्वेश्चन है भाई, 20वां क्वेश्चन है। देखो सीपी जो बराबर होता है वो बराबर कितने होता है, एसपी इंटू 100 के बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कहता है कि जो प्रॉफिट परसेंट है ना, ये बेसिकली सीपी के ही बराबर है। तो यानी कि अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो यहाँ पर एसपी जो होगा वो 1200 इंटू 100 होगा, और ये भी 100 प्लस x हो जाएगा, x प्रतिशत हो जाएगा। x x इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से रख सकते हैं x 100 प्लस x बराबर आ जाएगा कितना, 120, यानी कि 20 और। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू में यहाँ पर ऐसी क्या रखूं कि मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद 1,20,000 मिल जाए। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ठीक बैठता है जो कि है 300। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 300 रख लेता हूँ तो 300 गुना 400 कितना हो जाता है आपका, 1,20,000। ठीक है, तो यानी कि 300 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा तरीका क्या था कि आप यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाओ और इस इक्वेशन के आप रूट निकालो, यानी कि दो मूल निकालो, और उन तरीके से आप इसको सोल्व करो, जो कि एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इससे अच्छा होता है कि आप यहाँ पर ऑप्शन रखो और ऑप्शन के मेथड से इसको सोल्व करो। 21 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 21 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी जो है वो उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, कहते सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 5 दिन में पूरा किया। बेसिकली ये जो काम होगा ये 30 होगा। ये इसकी जो एफिशिएंसी होगी, देखो एफिशिएंसी और टाइम, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है। जो इसका रेशियो होगा उसका एग्जैक्ट उल्टा ये रेशियो होगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 2 का हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये कहता है कि सी इनके साथ मिला और ये जो काम है ये बेसिकली कितने दिनों में खत्म हो गया, 5 दिन में खत्म हो गया। अब 30 काम को 5 दिन में खत्म करने के लिए हमें 6 एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 5 ही अवेलेबल है, यानी कि जो सी है उसके पास जो एफिशिएंसी है बेसिकली कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो कहता है कि सी अकेला जो है वो इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी अकेला 1 से करता चलेगा तो 30 दिन उसको लग जाएंगे, तो 30 डेज में उस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई 22 क्वेश्चन में। देखो भाई 22 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक निश्चित राशि है जिसमें पहले 20% और फिर शेष राशि में 10% की कटौती हुई, उसके बाद जो उसका प्राइस बचा है वो 7200 रुपए बचा है। तो मूल राशि कितनी है, तो मूल राशि मान लो x है। ठीक है, x में से 20% की क्या हुई, कटौती हुई है, यानी कि 20% की अगर कटौती हुई है तो वो जो राशि है अपने आप में कितनी होगी, 4/5 होगी। भाई 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5, यानी कि ये कह रहा है कि 5 में से 1 की कटौती हो गई, तो अब जो वैल्यू बची वो कितनी बची, 4/5 बची। ठीक है, आगे आपको कहता है कि शेष राशि में फिर से 10% की कटौती हो गई, यानी कि अब जो वैल्यू बची वो 9/10 बची। और ये सारी की सारी वैल्यू कह रही है कि ये जो है ये बराबर आप कितने आ गई, आपके बैलेंस जो बचा है वो 7200 रुपए बचा। तो बस x की वैल्यू निकालनी है, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, तो 200 आ जाएगा। 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ जाएगा 1000, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। x की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, 10,000। तो 10,000 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 23 क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 15, 24 और 40 से पूरी तरीके से भाग है, ऐसी कौन सी संख्या है। देखो हमें यहाँ पर किसी को भी डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें पहले ये देखना है कि 15, 24 और 40 के फैक्टर क्या है। तो 15, 24 और 40 में
बेसिक बेसिक से जो फैक्टर निकल कर आते हैं वो 4 है, 5 है, 6 है, और यहां से हम 8 को भी निकाल सकते हैं, लेकिन 4 निकल गया तो 8 निकल गया ऑलरेडी। ठीक है, और हम निकाल सकते हैं, बस यही 3 है बेसिकली तो। ठीक है, इन तीनों में से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, या तो लास्ट में जैसे 5 से अगर मैं चेक करूं तो या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, यही इसका डिविजिबिलिटी का रूल है। तो सब में है तो इसको तो चेक नहीं करूंगा। अब मैं चेक करता हूं भाई अपना 4 से। ठीक है, 4 का मतलब क्या है कि लास्ट के जो दो डिजिट है वो बेसिकली डिविजिबल होने के चाहिए किससे, 4 से। ठीक है, अब देखो 4 से डिविजिबल है तो यानी कि सारे के सारे 90 को छोड़ दें, अगर सी ऑप्शन को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे 4 से डिविजिबल है, लेकिन लास्ट में 0 है। तो मैं क्या करता हूं 96 को भी ले लेता हूं, यानी कि एक एक टर्म और आगे आ जाता हूं। अगर एक एक टर्म और आगे आऊंगा तो बी ऑप्शन भी हट जाएगा, यानी कि 9940। यानी कि अगर मैं 0 को हटा देता हूं तो यानी कि ये नंबर भी लास्ट के दो डिजिट भी 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा तो ये नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन हट गया, सी ऑप्शन हट गया। अगर मैं डी ऑप्शन में जाऊं यानी कि 98 देखूं तो 998। अगर मैं इसकी 0 को हटा देता हूं तो क्या ये नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 9960। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्योंकि इसकी देखो अगर मैं 0 भी हटा दूं तब भी इसके जो लास्ट के दो डिजिट है वो 4 से मल्टीपल है। ठीक है, या 4 से डिविजिबल है। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, 24 क्वेश्चन। देखो 24 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ब्रैकेट में दिया गया है m माइनस n माइनस m माइनस n की क्यूब। ठीक है, और अपॉन में आपको एक वैल्यू दे दी है। तो देखो भाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहां पर दिया गया है आपको m माइनस n, और यहां पर माइनस। अब देखो इस क्यूब वाली वैल्यू को मैं कंप्लीटली ओपन कर देता हूं तो m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, रुको रुको क्यूब में है ना, नहीं चलने दो, m माइनस n। ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, माइनस में तो प्लस में m है। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका अपॉन में कितना है, m स्क्वायर, m स्क्वायर n। ठीक है, क्यूब ही बनानी थी सी। ठीक है, क्यूब वाली ही फॉर्म बनानी थी, क्यूब ही बना रहा था। देखो m माइनस n की क्यूब है तो m की क्यूब माइनस n की क्यूब माइनस 3m स्क्वायर n प्लस 3m n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्म में नीचे आंसर दिया गया है, और माइनस क्या आएगा m n का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये माइनस जो है ये अंदर जाएगा तो यहां से इसको ओपन करेंगे, यहाँ प्लस ये माइनस। ठीक है, अब अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा भाई m की क्यूब माइनस n स्क्वायर m। ठीक है, यहां पर n से करोगे तो माइनस में कितना आएगा n m स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस में प्लस में आ जाएगा आपका, सॉरी प्लस में आ जाएगा आपका n की क्यूब। और इसी तरीके से ये यहाँ पर दिया गया है, यानी कि माइनस m की क्यूब प्लस n की क्यूब प्लस में 3m n m स्क्वायर n माइनस 3m n स्क्वायर। ठीक है, इसका कंप्लीट रूप है। मैं चाहता था इसको एक ही सेकंड में भी खत्म कर सकता था। ठीक है, लेकिन इसको समझाना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर m स्क्वायर यानी कि ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 n स्क्वायर है, यहां से आ जाएगा आपका 2 कॉमन आएगा, 2m n m स्क्वायर n आएगा, इधर आएगा 2m n स्क्वायर आएगा। ठीक है, बटे में यही वैल्यू आपकी आ जाएगी सेम, m स्क्वायर n आ जाएगा माइनस m n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2।
ठीक है। बाकी ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, कहीं कोई गलती हो तो देख लेना भाई, निशान की ही गलती होगी। ठीक है, बेसिकली जो आपका आंसर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। देखो भाई 25 क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, कितना है 8। ठीक है, मैं इसी का पहले स्क्वायर कर लेता हूं, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहां पर ab प्लस bc प्लस ca बराबर कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है, यहां पर 64 है। अब यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है 20 है। 20 उधर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा भाई, देखो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xy जो है ये बेसिकली बराबर होता है किसके भाई, x प्लस y प्लस z और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz सॉरी प्लस z और प्लस zx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये दो वैल्यूज मिली हुई है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 8 है, इसकी वैल्यू कितनी है 20 है, और माइनस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 20 है। ठीक है, 20 को उधर लेकर जाओगे तो ये 44 आएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 64 और सॉरी यहाँ पर 2 होता है भाई। ठीक है, तो यहां से 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 22 आ जाएगा, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA जो बराबर आएगा वो कितना है, क्या आएगा 22 के बराबर आएगा। 22 को यहां पर रख देंगे। ठीक है, तो माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 60। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, ये थी आपकी इस ये जो 45 जो मॉक था इसकी सीरीज। और अगर आपको इस 25 क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये क्वेश्चन जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप वीडियो क्वालिटी या फिर वॉइस क्वालिटी इस चीज में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कौन मुझे पहले मॉक कौन सा करवाना चाहिए, किस मॉक को आप कर रहे हैं या कौन सा मॉक अभी आपने किया है या उसके सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इससे रिलेटेड भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उसी मॉक को पहले आपको करवाऊंगा। और ये जो सीरीज है ये अब कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके 45 है, कल 46 होगा, परसों 47 होगा, इसी तरीके से इसको कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।